हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। 10th क्लास के जो थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसका उसका पार्ट बी हम आज कवर करेंगे। पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह रिवाइज कर रहे होंगे, पॉइंट्स बना रहे होंगे, नोट बना रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो। बनाते रहिए नोट्स। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख नहीं रहे हैं, अपने डाउट नहीं भेज रहे हैं। अगर ज़्यादा डाउट हुए तो मैंने ये प्रॉमिस भी किया है कि अगर ज़्यादा डाउट हुए तो मैं एक अलग से सेशन लूंगा, अलग से क्लास लूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो ऋण है उसकी शर्तें, इसके बारे में बताएंगे कि क्रेडिट की शर्तें क्या है, किस बेस पे क्रेडिट दिया जाता है, जो ऋण है वो कैसे दिया जाता है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। सही बात है, कोई भी जो ऋण का एग्रीमेंट होगा उसमें इंटरेस्ट रेट तो निर्धारित रहेगा ही कि कितना ब्याज लेंगे। विच बोरोवर्स मस्ट पे टू लेंडर, जो जिसने ब्याज लिया है, जो जिसने ऋण लिया है, जो ऋण लेने वाला है, उस वो किसको पे करेगा? ऋण देने वाले को, लेंडर्स को। वो बैंक भी हो सकता है, मनी लेंडर्स भी हो सकते हैं। अलोंग विद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना अमाउंट हमने लिया है, समझो हमने 10,000 का लोन लिया, ऋण लिया, वो तो हमें देना ही है। साथ ही साथ उसके ऊपर जो ब्याज है वो डिसाइड हो गया एग्रीमेंट में, तो वो ब्याज भी देना है। और एक टाइम लिमिट भी रहती है कभी कभी उसमें। अगर टाइम लिमिट नहीं है तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, कि मेरा कोई जो जो लेंडर है, मनी लेंडर है, वो आपको ऐसे तो लोन देगा नहीं, जनरली दोस्त तो नहीं है वो आपका। तो वो क्या करेगा, आपके पास जो भी सिक्योरिटी के लिए रखने के लिए कुछ भी है, कोलेटरल उसको बोलते हैं। सुरक्षा के तौर पर जो ऋणाधार है हमारा, उसको वो एक किस तरीके से लेगा कि उसके लिए भी उसको चाहिएगा कुछ, उस लोन को देने के लिए कुछ कोलेटरल उसको चाहिएगा। वो कोलेटरल क्या हो सकता है? कोई एसेट, जैसे कि जो बोरोवर्स के पास हो, लैंड के पेपर्स रखवाए जाते हैं जनरली, कोई बिल्डिंग घर वगैरह हो उसके पेपर्स, कोई व्हीकल के पेपर, कुछ वाहन आपके पास है, लाइव स्टॉक, जानवर मवेशी वगैरह अगर आपके पास है, वो भी एक कोलेटरल के रूप में रखे जाते हैं। और डिपॉजिट्स विद द बैंक, और अगर आपके पास बैंक में कुछ डिपॉजिट है वो भी आपके कोलेटरल के रूप में लिया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कभी कि ब्लैंक चेक ले लेते हैं, मनी लेंडर जनरली ब्लैंक चेक ले लेते हैं। सॉरी फ्रेंड। दूसरी बात यह है कि अगर आप इकोनॉमी को अपने आप से रिलेट करके देखेंगे कि आपके घर में अगर किसी ने लोन लिया था तो सिक्योरिटी में क्या रखा था, अगर बैंक से लोन लिया था तो पेपर किसके लगे थे, घर के पेपर थे या किसी लैंड के पेपर थे या किसी प्लॉट के पेपर थे, व्हीकल के पेपर थे, किस तरह के पेपर थे। अगर किसी मनी लेंडर से लोन लिया, आपके पेरेंट्स ने, या कभी जरूरत पड़ी, आप ही को किसी को जरूरत पड़ी, तो आपने क्या सिक्योरिटी में रखा, कोई एसेट रखा, कोई ज्वेलरी वगैरह रखनी पड़ी या क्या। तो यही है लोन का आधार, इसी को बोलते हैं कोलेटरल। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा कि कोलेटरल या सिक्योरिटी के तौर पे जो पैसे रखते हैं, कुछ भी एसेट रखते हैं, जब कोई मनी लेंडर है वो तभी आपको पैसे लैंड करेगा। कि अगर आप लोन चुकाने में फेल हो गए, जैसे कि पिछले वाला जो एग्जांपल था उसमें स्वप्ना जो एक फार्मर थी वो फेल हो गई, तो उसे क्या करना पड़ा, अपना लैंड का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी, और एक गारंटी की तरह यूज करता है टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं होता तब तक गारंटी का ये काम करती है। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल। अगर बोरोवर जो लेने वाला है, उधार लेने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, वो अगर फेल हो गया रीपेमेंट में, लोन को पे करने में, तो लेंडर क्या करेगा, जो कर्ज देने वाला है, राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो पेमेंट को पाने के लिए, उस पेमेंट को सेटल करने के लिए वो उसे बेचने का हकदार है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, जमीन का कोई टुकड़ा वगैरह हुआ आपके पास, डिपॉजिट्स विद द बैंक, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेटरल यूज्ड फॉर बोरोइंग। ये कुछ सामान्य उदाहरण है। आप अपने यहाँ का उदाहरण भी ले सकते हैं कि आपको कभी लोन की जरूरत पड़ी, आपके घर परिवार को किसी को लोन की जरूरत पड़ी, ऋण की जरूरत पड़ी, तो अगर आपको ऋण की जरूरत है तो आप क्या उसमें कोलेटरल रख सकते हैं, क्या बैंक डिमांड करेगा या मनी लेंडर क्या डिमांड कर रहे हैं उस लोन के बदले, जो एक सिक्योरिटी और गारंटी के तौर पे जो रखता है वो क्या दे रहे हैं। तो उस चीज से आप देख सकते हैं। वो चेक भी हो सकता है, ब्लैंक चेक, वो आपका लाइव स्टॉक भी हो सकता है, आपके बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी हो सकता है, आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, आपका मकान या आपका कोई लैंड का टुकड़ा है, प्लॉट है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। अब एक हाउस लोन की बात करेंगे।
आवास ऋण जिसको बोलते हैं। मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख, 5 लाख का लोन लिया फ्रॉम बैंक से इसने लोन लिया 5 लाख टू परचेज अ हाउस, एक घर खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%, 12% का वार्षिक उस पर ब्याज था। द लोन इज टू रिपेड इन 10 ईयर्स, और 10 साल में लोन रीपे करने की बात की मंथली इंस्टॉलमेंट्स की मासिक किस्त के साथ वो पेमेंट करेगी। 10 साल में लोन का पेमेंट करना है, 5 लाख का लोन है और 12% का ब्याज है। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक द डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। तो मेघा ने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स का जो डॉक्यूमेंट है जहां वो जॉब करती थी वो सबमिट किए। उससे क्या पता चलता है कि मेघा की सैलरी कितनी है और क्या ये उस लोन को चुकाने में सक्षम है। जैसे कि उसकी सैलरी, जब बैंक एग्री टू गिव हर लोन, लोन को देने से पहले जब बैंक एग्री किया तो उसकी सैलरी भी उसने देखी, चेक की। द बैंक रिटेन एज अ कोलेट्रल द पेपर ऑफ द न्यू हाउस, जो नया घर उसने लिया उसके पेपर बैंक ने एक सिक्योरिटी के तौर पर रख लिए कि फॉर एग्जाम्पल कल अगर मेघा की जॉब नहीं रहती, मेघा लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रही, तो बैंक क्या करेगा, वो घर को, जो घर उसने लिया है उसी घर को बेच के वो लोन को सेटल कर लेगा। विच विल बी रिटर्न टू मेघा, जो मेघा को तभी मिलेगा कब, जब वो लोन का पेमेंट पूरा कर देगी। उसके घर के कागज, जो कागजात हैं, उसके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अब बैंक ने ले लिए एक एग्रीमेंट के तौर पे कि अगर मेघा अगर घर का लोन ना चुका पाई तो वो क्या करेगा, उस घर को बेच देगा और लोन को सेटल कर लेगा। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि लोन की, ऋण की शर्तें क्या है, उस शर्तों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, कि अगर एग्रीमेंट होता है मनी लेंडर और बोरोवर के बीच में, या लेंडर और बोरोवर के बीच में, बैंक भी हो सकता है लेंडर, उसके बीच में इंटरेस्ट रेट सबसे पहले तय की जाती है कि कितना इंटरेस्ट रेट उस पर लगेगा। जैसे मेघा के केस में 12% था। कोलेट्रल, सुरक्षा क्या रखी जाएगी, सिक्योरिटी क्या रखेगी, जो भी बोरोवर है वो क्या रखेगा एज ए सिक्योरिटी, एज ए गारंटी उस लोन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक एग्रीमेंट बनेगा, एक नोटरी बनेगी लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें शर्तें होंगी, एग्रीमेंट होगा कि अगर बोरोवर ये लोन नहीं रिपे कर पाया तो ये सिक्योरिटी है, इसको बेचने का हक हमारे पास है। उसी के अंदर तय होता है कि ब्याज इतना है, उसी के अंदर टाइम तय है कि 10 साल 20 साल या 15 साल जितने भी इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी, वो सब एग्रीमेंट उसमें होते हैं। साथ ही साथ मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर, मोड ऑफ रिपेमेंट कुछ भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है कि हम तो कैश में रिपेमेंट करेंगे सर, वो हो सकता है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर, या जो बैंक की जो सैलरी हमारी मंथली आएगी उसी में से डिडक्ट हो जाएगी, वो ये भी हो सकता है ऑनलाइन माध्यम से। जो आपका डिमांड डिपॉजिट है, मैंने बताया था कि डिमांड डिपॉजिट भी मनी की तरह काम करते हैं, तो आपके जो बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है सैलरी के थ्रू जो आ रहे हैं हर महीने, उसको भी लोन की रिपेमेंट में वो यूज कर सकते हैं, जो भी एक मोड ऑफ पेमेंट है। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, एक ऋण अरेंजमेंट की से अनदर, जो अन्य जो ऋण अरेंजमेंट है उससे डिफर हो सकता है। कैसे? दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर, लेंडर की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, लेंडर और बोरोवर दोनों की नेचर पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेक्शन वी विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ऋण की जो अरेंजमेंट है, अलग अलग जो ऋण है वो किस तरीके से लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, अब ये अलग अलग प्रकार के जो क्रेडिट अरेंजमेंट है, ऋण के अरेंजमेंट है, वो हम देखेंगे। एग्जांपल ऑफ अ विलेज सबसे पहले देख लेते हैं। रोहित एंड रंजन हैज फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। उसने अभी अभी मतलब क्या है फिनिश किया था टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ के, रोहित और रंजन ने। देवर ईगर, वो उत्सुक थे टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अलग अलग जो क्रेडिट अरेंजमेंट है जो एग्जिस्ट करते हैं उनके एरिया में। हु वर द पीपल प्रोवाइडेड क्रेडिट, कौन लोग हैं जो ऋण प्रोवाइड करते हैं। हु वर द ब्रोवर्स, कौन लोन लेते हैं, कौन है जो लोन ऋण को लेते हैं, लेने वाले कौन है। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की जो शर्तें थी वो क्या रही उस अरेंजमेंट में। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज, उन्होंने कुछ व्यक्तियों से बात करने की कोशिश की। सेम चीज आप भी कर सकते हैं, अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने किसी जानने वाले से बात कीजिए कि आपने अगर कभी लोन लिया है तो वो लोन कैसा था, किससे लिया था, किन शर्तों पे लिया था, ब्याज की दरें क्या थी, एसेट के तौर पे क्या रखा, कोलेटरल के तौर पे आपने क्या रखा। तो ये सब बात करके आप एक
आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है, आपकी जो निजी जीवन है, उससे कनेक्ट करके आप इस इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि लोन क्या है, कोलेट्रल क्या है, एग्रीमेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से वर्क करती है, इंस्टॉलमेंट किस तरीके से वर्क करती है, मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब चीजें। 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019, we had directly for the fields where most of the farmers and laborers would be working at this time of the day. The field are planted with potato crops। के पास वो गए जहां पे किसान और लेबर दोनों काम करते हैं। सबसे पहले वो श्यामल से मिले, अ स्मॉल फार्मर इन सोनपुर, अ स्मॉल इरिगेटेड विलेज। सोनपुर में एक स्मॉल फार्मर है श्यामल, उससे मिलते हैं। श्यामल से क्या बात होती है वो देखते हैं। श्यामल tells us that every season he needs loan for cultivation in his 1.5 acre of land। हर साल उसे लोन चाहिए, इनपुट के लिए उसको लोन चाहिए, जमीन में वो इनपुट लगाएगा। अब आलू की खेती होती है इनके यहाँ पे। टिल अ फ्यू ईयर बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। कुछ साल पहले तक वो किससे लेता था? जो गांव के जो महाजन लोग हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनसे लेता था। और इंटरेस्ट रेट क्या देता था? 5% पर मंथ, 5% एक महीने के। टोटल कितना हो गया? 60% एक साल के। इतना ब्याज दर वो देता था। फॉर लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों से श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर। एग्रीकल्चर ट्रेडर जनरली किसको बोलते हैं? जो कृषि के उत्पादों में व्यापार में करते हैं। जैसे हमारे मंडियों में जो एग्रीकल्चर ट्रेडर्स है, जिनको आड़ती बोला जाता है गांव की भाषा में, देहाती भाषा में, और उनको मिडिल मैन भी बोलते हैं। अभी अभी जो किसान भी आए थे उनमें मिडिल मैन की काफी चर्चा थी। एग्रीकल्चर ट्रेडर जनरली क्या करते हैं? किसान से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो बड़े बिजनेस हाउसेस को या किसी कंपनी को या किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेच देते हैं। वो एक मीडिएटर का काम करते हैं। तो उनसे भी लोन, कुछ साल पहले श्यामल ने उनसे लोन लेना स्टार्ट किया। किससे? एग्रीकल्चर ट्रेडर से। उसका इंटरेस्ट रेट क्या था? 3% पर मंथ। अब 6% से 5% से कितना हो गया? 3%। बट इसलिए अगर हम 3% की भी बात करें तो 36% कितना होगा? 36% पर ईयर। अभी भी लोन बहुत ज्यादा था। At the beginning of the cropping season, the trader supplies farm inputs to credit। जब क्रॉप सीजन का बिगिनिंग होता था, शुरुआत होती थी, तो ट्रेडर क्या करता था? वो जो फार्म के इनपुट थे वो एज ए क्रेडिट उसको दे देता था, विच इज रिपेड, जो बाद में रिपेड हो जाता। कब? जब क्रॉप उसकी कटाई के लिए तैयार हो जाती थी, तब उसको रिपेमेंट हो जाता था, उसी के तौर पर सेटल हो जाता था। मतलब श्यामल जो था वो लोन को जो रिपेड करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए मनी का यूज नहीं करता था। वो किसका यूज करता था? अपनी फसल का। एग्रीकल्चर ट्रेडर से उसने लोन लिया या फिर इनपुट उसने लिए, बीज लिया, फर्टिलाइजर लिए, पेस्टिसाइड्स लिए, ये सब लिए, और उसको रीपेमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए उसके पास क्या था? उसकी हार्वेस्ट, उसकी क्रॉप की हार्वेस्ट थी। कटाई के बाद जो आलू था वो उसको ट्रेडर को दे देता था, उसके बदले उसका लोन का सेटलमेंट हो जाता था, उसका ऋण का। बिसाइड द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन द लोन, ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर प्रोमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। और एक और प्रोमिस उनके पास क्या होता था? वो एक और जो एग्रीमेंट होता था फार्मर और एग्रीकल्चर ट्रेडर के बीच में, कि आप जो फसल आपकी है वो आप किसको बेचोगे? केवल उसी एग्रीकल्चर ट्रेडर को बेचोगे जहां से आपने वो लोन लिया है। सॉरी। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। तो ट्रेडर क्या इंश्योर करता था? तो जो मनी है वो रिपेड हो जाएगी, उसकी जो पैसा उसने दिया है फार्मर को वो एक अच्छी तरीके से स्मूथली रिपे हो जाए। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक प्रॉफिट। और इससे ट्रेडर को, जो व्यापारी था, उसको प्रॉफिट भी होता था। जनरली कभी कभी फसल के पैसे दाम कम होते थे मार्केट में, तो जो लोन दिया है वो तो सेटल होगा उस ओवरऑल प्राइसेस से, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स जो उसके पास भेजी गई है। तो उसमें अगर किसी का दाम, किसी आलू के दाम अगर कम है उस साल मार्केट में, तो उस ट्रेडर को फायदा भी मिलता था कि वो ट्रेडर के पास स्टोरेज भी थे। ट्रेडर्स के पास अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हैं, जिसके तहत वो स्टॉक करके उसको बाद में बेच सकता है। किसान के पास तो ऐसा है नहीं। बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर, बाद में उसको बेचता था जब प्राइस उसके हाई हो जाते थे। तो हमने 3-4 चीजें देखी कि मनी लेंडर, जो गांव के मनी लेंडर्स है, वो इंटरेस्ट इतना हाई चार्ज करते हैं कि वो चुकाने मुश्किल है। एग्रीकल्चर ट्रेडर है वो लोन तो सस्ता देता है, थोड़ा सा सस्ता देता है मनी लेंडर से, बट क्या क्या प्रोमिस है उनके कि फसल आपको उन्हीं के पास बेचनी है, आप और किसी को फसल नहीं बेच सकते अपनी। साथ ही साथ जो इनपुट है वो ट्रेडर प्रोवाइड करेगा आपको ऐसे क्रेडिट के तौर पे। इनपुट भी आपको ट्रेडर से लेना, तो ट्रेडर का डबल बेनिफिट, इनपुट देने में बेनिफिट और फसल खरीदने में बेनिफिट। किसान को बस एक ही बेनिफिट है कि ब्याज थोड़ा उसका कम रहता है। एक और देख लेते हैं।
वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबर। सुपरवाइज कर रहे हैं एक खेती को। अरुण है 7 एकड़ ऑफ लैंड, 7 एकड़ लैंड है और अपने मजदूरों को सुपरवाइज कर रहे हो किस तरीके से खेती चल रही है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन। अरुण क्या है, कुछ एक उन लोगों में से है जो बैंक से लोन लेते हैं कल्टीवेशन के लिए। इंटरेस्ट रेट बैंक की क्या है, मात्र 8.5% पर एनम, एक साल की मात्र 8.5। कंपेयर टू श्यामल ने अगर मनी लेंडर से लिया तो साल भर की कितनी थी, 60%। और अगर उसने एग्रीकल्चर ट्रेडर से लिया 3% के ब्याज में तो कितनी हो जाती थी, 36%। और अगर बैंक से लेते हैं तो कितना है, केवल और केवल 8.5%। तो इतना अच्छा, इतना सिक्योर लोन उसका होता है। कैन बी रिपेड एनी टाइम इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, और 3 साल का टाइम भी है। ऐसा नहीं कि आपको फसल कटने पे देने, ऐसा नहीं कि आपको साल के एंड में देने, 3 साल में कभी भी उसका रिपेमेंट कर सकता है। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और अरुण ने क्या प्लान किया है कि वो खेती कटने के बाद उसको रिपेमेंट कर देगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन अ कोल्ड स्टोरेज। उसने एक तैयारी की है कि वो बचे हुए आलू को क्या करेगा, कोल्ड स्टोरेज में लगा देगा। अप्लाई फॉर ए फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। अब कोल्ड स्टोरेज की जो रिसिप्ट मिलेगी, उसने आलू अपना रखा कोल्ड स्टोरेज में, तो आलू उसका क्या काम करेगा, कोलेट्रल की तरह, एक एसेट की तरह। उसी एसेट को यूज करके वो क्या करेगा, लोन उठा लेगा। लोन के लिए एप्लीकेशन दे देगा बैंक को कि मुझे फ्रेश लोन चाहिए। द बैंक ऑफर दिस फैसिलिटी टू फार्मर हु हैव टेकन क्रॉप फ्रॉम देम। बैंक ने भी ये सुविधा दी है, ये फैसिलिटी फार्मर को दी है। क्या, जो भी क्रॉप लोन उनसे लेगा उनके लिए सुविधा है कि आप अपने कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट लाइए और फ्रेश लोन ले जाइए। कितनी अच्छी सर्विस है। ये भी एक तरीका है लोन लेने का। एक अगला तरीका देखते हैं। रामा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड। एक जो पड़ोस का जो खेत है उसमें काम कर रहे हैं रामा जी। सी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर, और वो कृषि मजदूर की तरह, एक कृषि मजदूर है वो, उसकी तरह काम करते हैं। उसकी लैंड नहीं है वो। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रामा हैज नो वर्क, क्योंकि सीजनल वर्क जनरली होता है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में सीजनल वर्क होता है। हार्वेस्टिंग के टाइम, सोइंग के टाइम, ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, तो यही उसमें काम होता है। तो इसलिए ज्यादातर टाइम क्या होता है, वो आइडल रहते हैं, खाली रहते हैं। एक्सपेंसिव नीड्स क्रेडिट, और उसको भी देने की जरूरत है। क्या, अपने डेली जो एक्सपेंस है, डेली के खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। एक्सपेंसिव जो सडन इलनेस, अचानक कोई बीमारी हो गई, फैमिली में कोई फंक्शन हो गया, वो भी लोन्स के थ्रू ही वो मीट करती है, फुलफिल करती है। रामा हैज डिपेंड ओनर एम्प्लॉयर अ मीडियम लैंड ओनर। उसका जो एम्प्लॉयर है, जो जिसने उसको जॉब दिया है, वो क्या है, मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में। क्रेडिट के लिए वो उसी से लेती है। लैंड ओनर जो है वो कितना चार्ज करता है, 5% पर मंथ। वही जो विलेज लैंड ओनर है, मतलब कि 60% एक साल में, 5% एक मंथ में। रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग ऑन द लैंड ओनर। अब रामा उसको रिपे कैसे करती है, उसके खेत में काम करके। मोस्ट ऑफ द टाइम रामा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन, हमेशा ही उसको फ्रेश लोन लेना पड़ता है, क्योंकि 60% का ब्याज इतना ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक बड़ा किसान हो चाहे छोटा, वो डेट ट्रैप में फंसी जाएगा। इसलिए रामा को हर साल उस लोन को चुकाना पड़ता है अपनी मजदूरी से, और फिर से नया लोन लेना पड़ता है बिफोर द प्रीवियस लोन। और जब तक वो प्रीवियस लोन नहीं चुकता, उससे पहले उसको फ्रेश लोन लेना पड़ जाता है। एट प्रेजेंट सी ओव्स द लैंड ओनर, अब उसको 5,000 रुपए अभी भी उसके ऊपर कर्ज है। तो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, उसको अच्छी तरह ट्रीट भी नहीं करता। सी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम, अभी भी उसको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोन चुकाना है। तो सिंस सी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन ही नीड, और अगर वो काम नहीं करेगी तो उसको आगे जब जरूरत पड़ेगी तो वो उसको पैसे उधार नहीं देगा, ऋण नहीं देगा। Rama tells her that only source of credit for landless people is Sonpur are landowner employer। और जिनके पास लैंड नहीं है, इससे हम क्या समझते हैं कि जिनके पास कोलेट्रल है, कोई एसेट है रखने के लिए, वो तो लोन इजीली बैंक से भी ले सकते हैं या वो एग्रीकल्चर ट्रेडर से भी ले सकते हैं थोड़ा सा कम ब्याज पे। बट जिनके पास कोई भी चीज रखने के लिए नहीं है, सिक्योरिटी के तौर पे कोई एसेट अवेलेबल नहीं है, कोलेट्रल अवेलेबल नहीं है, वो क्या करे। अब उसको तो लोन लेना पड़ेगा कहां से, जो लैंड ओनर है उसी से लोन लेना पड़ेगा। और ब्याज कितना महंगा, 5% का। और रिटर्न में भी कैसे करना है कि उसके यहाँ खेती साल भर मजदूरी करके। तो इसी तरीके से जो वो लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस फार्मर है, वो क्या है, जनरली डेट रेट में धसता ही चले जाता है। यही एक कारण है। तो 3 तरह के लोन के अरेंजमेंट हमने देखे। लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स। अब सहकारी जो है, सहकारिता,
इससे भी लोन की व्यवस्था है, और ये भी पढ़ेंगे हम किस तरह की व्यवस्था ये है। हमने बैंक का देखा, हमने लैंड प्राइवेट जो मनी लेंडर्स हैं उनके लोन देखे वो किस तरीके से काम करते हैं, हमने एग्रीकल्चर ट्रेडर से जो लोन लिया उसका देखा वो किस तरीके से काम करते हैं। अब कोऑपरेटिव्स का देखते हैं, कोऑपरेटिव्स किस तरीके से लोन को देती है, लोन अरेंजमेंट्स किस तरीके से करती है। बिसाइड बैंक्स के अलावा द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट, मतलब सस्ता लोन, सस्ता ऋण अगर कहीं मिल सकता है ग्रामीण इलाकों में तो कहाँ मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां जो होती है वहां से हम ले सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव पूल्स दे आर रिसोर्स फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, कुछ निश्चित क्षेत्रों में वो लोन देते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ टाइप्स की जो सहकारी समितियां वो हो सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स की कोऑपरेटिव्स, किसानों के लिए जो होती है, वेवर्स की कोऑपरेटिव्स, जो बुनकर हैं उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग सहकारी समितियां हैं, उन्हीं के लिए काम भी करती है जनरली, वही इसमें मेंबर भी होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये अपने जो मेंबर्स हैं उनके सहयोग से उनको सहायता के लिए काम करती है। सहकारिता इसीलिए सबसे चीप लोन प्रोवाइड करने में कारगर है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, एक कोऑपरेटिव है जिसका नाम है कृषक कोऑपरेटिव, जो कहां पे है, सोनपुर विलेज से थोड़ी दूर है। 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स, उसके सदस्य जो है वो 2300 फार्मर जो है, क्योंकि जिनके लिए कोऑपरेटिव है वही उसके सदस्य भी होते हैं, इसीलिए प्रॉफिट का उसमें ज्यादा नहीं रहता। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, और वो डिपॉजिट भी लेती है। अगर डिपॉजिट लेती है फार्मर से तो उसको ब्याज देगी, और अगर लोन देगी फार्मर को तो उससे ब्याज लेगी। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल, उसी को कोलेटरल मानते हुए, उसी को एक सिक्योरिटी के तौर पे मानते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज ऑब्टेन लार्ज लोन फ्रॉम बैंक। अब जो कोलेटरल या डिपॉजिट जो किसानों ने जमा किए उस बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसी को कोलेटरल रख के बड़े बैंक से कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन ले लेती है। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर। अब किसी अगर सदस्य को लोन चाहिए तो ये फंड उसको लोन देने में कारगर होंगे। वंस दीज लोन्स आर रिपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, जैसे ही लोन रिपे किया आप फ्रेश लोन ले सकते हैं। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं या एग्रीकल्चर की मशीनरी जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं जिन चीजों का, उनके लिए आप लोन ले सकते हैं, जैसे कि लोन फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर ट्रेड। अगर आपको एग्रीकल्चरल ट्रेड करनी है, व्यापार करना है, उसके लिए लोन लेना तो भी मिल जाएगा। कल्टीवेशन के लोन लेना है तो भी मिल जाएगा। फिशरी मछली पालन करना है तो भी मिल जाएगा। या किसान को अपना हाउस कंस्ट्रक्शन, मकान बनाना है तो भी मिल जाएगा। और अदर कोई एक्सपेंसिव, जैसे किसी किसान को अपने बच्चे को पढ़ाने भेजना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या कुछ ऐसा एजुकेशन का कोई प्रोग्राम है, या फिर किसान किसी की हेल्थ अगर एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन है तो भी मिल जाएगा आपको लोन। किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान ही उसके सदस्य है, किसानों का ही डिपॉजिट उसका कोलेटरल जो कि बड़े बैंक से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन लेने में मदद करता है। और वो जो फंड है वही क्या यूज आता है, अलग अलग जब किसानों को लोन की जरूरत पड़ती है, ऋण की जरूरत पड़ती है तो उनको देने के लिए। तो ये भी एक तरीका है लोन का, लोन मैनेज करने का, ऋण को मैनेज करने का कोऑपरेटिव्स के थ्रू। और ये सबसे चीप तरीका, चीप क्रेडिट अवेलेबल होते हैं। जनरली हम सुनते हैं जैसे ग्रामीण बैंक है हमारे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है हमारी अलग अलग जगह ग्रामीण इलाकों में, जो दूर दराज के इलाकों में लोन प्रोवाइड करती है। अब बड़े बैंक तो ग्रामीण इलाकों तक लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते, इवन उनकी शाखाएं भी नहीं पहुंच पाती, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पे पहुंच जाती है जहां पे बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते। और थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक मीडिएटर काम करती है बैंक और फार्मर, चीप लोन प्रोवाइड करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, जो औपचारिक क्षेत्र है क्रेडिट का, ऋण का भारत में, वो क्या है? We have seen the above examples that people obtains loan from various sources. अलग अलग तरह के सोर्स हमने देखे, हमने मनी लेंडर देखे, हमने एग्रीकल्चर ट्रेडर देखे, हमने बैंक देखे, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी लोन देने के लिए। तो अलग अलग सोर्स हमने देखे। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। अब जो लोन है, जो क्रेडिट है हमारा, वो दो सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। वो दो सेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, जो औपचारिक ऋण के क्षेत्र हैं और जो अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। लोन्स आर फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेते हैं, जिसका एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, चीप लोन हमें प्रोवाइड होते हैं, वो कहां से मिलता है? बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से।
इनको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स। द इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें, इनफॉर्मल लेंडर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मनी लेंडर, महाजन वगैरह, ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं, आड़ती वगैरह जो है उनसे, ये एम्प्लॉयर से जो भी आपको रोजगार दे रहा है, जैसे कि आपको बड़ा किसान भी हो सकता है, वो फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है। रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से या दोस्तों से अगर हम लोन लेते हैं तो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज तो है नहीं, वो बिना किसी इंस्टीट्यूशन के एक इंडिविजुअल से आपने लोन लिया तो उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल क्रेडिट। और अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट की शर्तों पे जो चलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, उसमें सोसाइटी एक्ट के तरह या बैंकिंग एक्ट की तरह बैंक्स हो सकते हैं, तो वो किस पे काम करती है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज वे में काम करती है। और इसलिए हम उनको जो क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड। जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत में, उनको जो लोन अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, उसका एक ग्राफ हम देखेंगे। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ये हम चेक करेंगे कि ज्यादा जो लोन है इनफॉर्मल से आ रहा है या फॉर्मल से आ रहा है। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012 का एक डाटा है, उसमें मतलब सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड, उसकी हम बात करेंगे। 1000 रुपए का कितना सेटलमेंट होता है एक ग्रामीण घर में, हाउस होल्ड। अगर हम बात करें लोन की, तो लैंडलॉर्ड जो है, जो बड़े जमींदार है, उनसे 1% लोन, जो गवर्नमेंट है उससे भी 1% लोन, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक है उससे 25% लोन, रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड है 8% लोन, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज है 2% लोन, 5% लोन, और कमर्शियल बैंक से 25% और मनी लेंडर से 33%। अब देखते हैं इनमें से पहले हम चेक करेंगे कि फॉर्मल कौन कौन से हैं। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो कमर्शियल बैंक, ये भी फॉर्मल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी फॉर्मल, गवर्नमेंट की बात करूं तो ये भी फॉर्मल, और इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज की बात करूं तो ये भी फॉर्मल। इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, उसमें ग्रामीण बैंक हो सकते हैं, उसमें पोस्ट पेमेंट बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में जो बैंक खुले हुए हैं अभी, वहां से लोन ले सकते हैं। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि फॉर्मल से ज्यादा है, इनफॉर्मल से ज्यादा है। मनी लेंडर इनफॉर्मल, लैंडलॉर्ड्स इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड वो भी इनफॉर्मल सेक्टर, और नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जैसे कि कोई प्राइवेट फर्म हो सकती है जो फाइनेंस करती है, अलग अलग आपके पास देखे होंगे आपने, नजदीक में आपका फाइनेंसर्स भी होते हैं। जो फाइनेंसर्स की बात कर रहे हैं, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो फाइनेंसर्स के थ्रू चलती है, जो डेली किस्त के थ्रू पैसे जनरेट करते हैं और आपके ब्याज की अदायगी लेते हैं, इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं उस पर आपको लोन वो भी देते हैं। 2% तो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से होगा, रिलेटिव फ्रेंड से 8%, तो कितना हुआ 10%। 1% आपने लैंडलॉर्ड से ले लिया 11%, और 33% यहां से, तो टोटल 44%। तो 44% कहां से आया हमारा, इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। और अगर हम बची हुई बात करें तो बचा कितना, 56%। और 56% अगर लोन की बात करें तो कहां से आता है हमारा, फॉर्मल सेक्टर से, फॉर्मल सेक्टर से 56%। आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब हमने क्या जाना कि अगर हम 2012 की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, बट इनफॉर्मल सेक्टर भी इतना कम नहीं है, वो भी नियर टू 50% और 44% हमारा इनफॉर्मल सेक्टर भी प्ले करता है। इससे हम क्या समझते हैं कि बहुत सारे लोग, काफी लोग जो ऐसे हैं, खासतौर से छोटे फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर, जो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर के जो क्रेडिट है उस पर डिपेंड करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है डेट ट्रैप होने का, यही सबसे बड़ा रीजन है बड़े जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे जो उनका एसेट्स है वो छीने जाने का, जमीन बिक जाने का, उस जमीन बिकने के चलते किसान की आत्महत्या करने का। तो ये सब रीजन्स उसके हो सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है वो इनफॉर्मल से कैसे डिफरेंट है। जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करता है किसको, फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। इससे फायदा क्या होता है, वी हैव सीन दैट बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस। अभी हमने देखा था कि लगभग 15% वो मिनिमम कैश बैलेंस रखते हैं, बाकी सबको वो क्या करते हैं, लोन दे देते हैं जितना भी डिपॉजिट उनको मिलता है। आरबीआई मॉनिटर्स बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई ये गाइड करती है कि कितना बैलेंस आपको कैश में रखना और कितना आपको लोन प्रोवाइड करना।
ये आरबीआई गाइड करती है। द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो आरबीआई इस चीज को भी गाइड करता है कि केवल आप प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को या ट्रेडर्स को ही लोन नहीं देंगे, बल्कि आप किसको देंगे, स्मॉल कल्टीवेटर्स को, जो छोटे कृषक है हमारे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो छोटे बिजनेस हमारे इंडस्ट्रीज या उद्योग है, लघु उद्योग जिनको बोलते हैं हम, स्मॉल बोरोवर्स को, जो छोटे कर्जदाता है हमारे, उनको। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई। आरबीआई को पीरियोडिकली वो कितना ब्याज की अदायगी हुई, कितना उन्होंने लोन दिया, लैंडिंग किया, ये सब उनको, और कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया, इनकी रिपोर्ट उनको रेगुलर पीरियड पे आरबीआई को पेश करनी होती है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये सब बिहाइंड द मतलब अंडर द टेबल काम होते हैं। और एक समझ सकते हैं आप कि एक फॉर्मल बैंकिंग के अलावा जो इनफॉर्मल जो फाइनेंस है, वो एक ब्लैक बैंकिंग का काम यहाँ पे करते हैं। इनका कोई डाटा नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उनका इंटरेस्ट रेट भी डिफाइन नहीं होता। तो ये सब दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे वॉन्ट। जितना भी इंटरेस्ट रेट उनको चाहिए वो उस पर लैंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हमने देखने को मिला कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको तो कोई सुपरवाइज नहीं करता, फॉर्मल सेक्टर है उसको आरबीआई सुपरवाइज करती है, कितना उनको इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट लेना जायज है, ये सब, और कितना उनको पैसा अपने कैश में रखना है, कितना लोन दे देना है। केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही लोन नहीं देना, कृषकों को भी देना है, छोटे उद्योगों को भी देना है, छोटे जो कर्ज लेने वाले हैं उनको भी देना है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और अनफेयर मीन्स क्या करते हैं कि किसी बॉडीगार्ड्स के थ्रू या अलग अलग उनके गुंडों के थ्रू वो उसको कर्ज को वसूली करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के मनी लेंडर्स वगैरह। कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। और इंटरेस्ट रेट भी उनका लोन पे ज्यादा लेते हैं वो। द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। जो इनफॉर्मल लोन्स का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। हायर कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रीपे द लोन। जो जब बोरोइंग का हायर कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि ज्यादा पार्ट जो उसने कमाई है वो सारा का सारा किसमें चले जाएगा, लोन चुकाने में। हेंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। और उनके पास ज्यादा आय बचती नहीं है जो लोन ले रहा है। जैसे कि हमने श्यामल का एग्जांपल देखा था, उन्होंने 5% देना पड़ता था मनी लेंडर को और एग्रीकल्चर ट्रेडर को 3% पर मंथ। तो टोटल कितना हुआ, 60% पर एनुअल। एनुअल में उनको 60% तो देना पड़ता था मनी लेंडर को, और अगर हम एग्रीकल्चर ट्रेडर की बात करें तो उसको कितना देना पड़ता था, 36%। कंपेयर टू बैंक्स, जब हम बैंक्स की बात करें तो जो अरुण है जिनके पास 7.5 एकड़ जमीन थी, उनको देना पड़ता था मात्र 8.5% इंटरेस्ट बैंक का। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो और कम उसको देना पड़ता था। इन सर्टेन केसेस हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोवर। जो उसको रिपेड करना है, पे बैक करना है लोन का, वो ज्यादा है उसकी आय से भी। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट। इससे क्या होता है कि वो जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाता है। सोनपुर के रमा के केस में जो हमने देखा था, उसको जमीन भी बेचनी पड़ी थी अपनी, और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और जो ब्याज का जो जाल है, जो डेट ट्रैप है, इसमें वो फंस के रह जाते हैं। Also, the people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of high cost of borrowing. किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कर्ज जो है, ऋण जो है, वो ज्यादा महंगा, ज्यादा उसके इंटरेस्ट रेट है, और वो कैसे चुकाएगा, इस डर से वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाता। फॉर दीज रीजंस बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। इसीलिए जो बैंक है या सहकारी समिति है, उनको ज्यादा लोन देने की जरूरत है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ नीड्स, फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। उनको उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आगे आएंगे, लोन लेंगे, अलग अलग जरूरतों के लिए लोन लेंगे, और उससे बिजनेस भी सेटअप कर पाएंगे। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस सेटअप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगा पाएंगे, वो छोटी इंडस्ट्री, लघु उद्योग जो है उसको भी लगा पाएंगे जब उनको चीपली प्रोवाइड होगा। उनके जो आइडियाज है वो मन में ही दबे नहीं रह जाएंगे, उनको इंप्लीमेंट भी करेंगे लैंड पे, ग्राउंड पे। तो उससे क्या फायदा होगा, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी। उस कंट्री के जो पुअर पीपल थे, गरीब लोग हैं, वो भी उस गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे, वो रोजगार भी प्रोवाइड करेंगे। जब कोई नया इंडस्ट्री या कोई नया रोजगार वो खोजेंगे, किसान की आय भी अच्छी होगी, और किसान डेट ट्रैप में फंस के नहीं रह जाएगा। जो ब्याज का जो जाल है, कर्ज का जाल जो है, उसमें नहीं फंसेगा। आत्महत्याएं कम होंगी।
चीप एंड अफोर्डेबल, दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, वो व्यापार भी कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सस्ता जो किफायती लोन है वो हमारा बहुत जरूरी है कि देश के विकास के लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है। ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal source of credit for the people in urban areas। शहरी में जो शहरी लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र है हमारे, उनमें भी इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्स की एक अलग महत्व है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 वर्गों में लोग डिवाइड रहते हैं। जैसे क्या, फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर। हम फिगर देखेंगे, अभी देखते हैं, पहले फिगर ही देखते हैं, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। Of all the loans taken by urban household, was the percentage was formal and what percentage was informal? चेक करते। अगर हम पुअर हाउसहोल्ड की बात करें, परसेंट ऑफ लोन, अगर हम ब्लू एरिया की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर से कितना लोन लिया है, और पर्पल की अगर हम बात करें तो कितना फॉर्मल सेक्टर से लिया। अगर पुअर हाउसहोल्ड की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर से इन्होंने ज्यादा लोन लिया कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें जिनके पास कुछ एसेट है कोलेटर रखने के लिए, इन्होंने भी इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लिया है फॉर्मल कंपैरिजन में, बट फॉर्मल का भी एक अच्छा पार्ट यहाँ पे है। अगर हम अच्छे घरों की बात करें तो उनके पास यहाँ पे एक चेंज आ जाता है कि उन्होंने फॉर्मल लोन ज्यादा लिया हुआ है और इनफॉर्मल लोन कम है उनके पास। और अगर हम अमीर घरों की बात करें, जो रिच हाउस होल्ड है, उन्होंने तो इनफॉर्मल लोन एकदम ना के बराबर लिया है और फॉर्मल लोन 90% दिया हुआ है। तो एक कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम पुअर, जो पुअर हमारा सेक्शन है, उससे हम रिच की तरफ को बढ़ते हैं, रिच, तो क्या हम देखते हैं कि फॉर्मल जो क्रेडिट है, जो फॉर्मल क्रेडिट है वो बढ़ रहा है। पुअर से रिच की तरफ को अगर हम बढ़ रहे हैं तो फॉर्मल क्रेडिट भी हमारा बढ़ रहा है। उसके कारण कहीं हो सकता है, उसके कारण एजुकेशन हो सकता है, उसका कारण हमारे पास जो एसेट है, जो कोलेटरल है, उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, अफोर्डेबिलिटी हो सकती है लोन की। तो ये सब हम देखने को मिलता है कि जब हम अर्बन हाउस होल्ड्स की बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं। डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर, यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज इनफॉर्मल सोर्सेज। जो गरीब घर हैं उनमें 85% लोन इनफॉर्मल सोर्सेज से लिया गया है। कंपेयर दिस विद द रिच हाउस होल्ड, अगर हम रिच अर्बन हाउस होल्ड की बात करें तो केवल 10% लोन उन्होंने इनफॉर्मल से लिया है, बाकी 90% फॉर्मल सोर्सेज से। सिमिलर पैटर्न इज शोन इन रूरल एरियाज, भी ऐसा ही है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पे रिलाई करते हैं, जो लैंडलेस लेबर है वो तो करते ही है इनफॉर्मल पे, और जो बिग फार्मर्स है, बिग लैंड ओनर्स है, वो क्या करते हैं, फॉर्मल पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कंपेयर टू इनफॉर्मल। The rich household are availing cheap credit from formal lenders, whereas poor household have to pay a large amount of borrowings। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, कोई एसेट नहीं है उसको रखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन में फंसना नहीं चाहते। What does this suggest? फर्स्ट, पहले ये क्या बताती है? फर्स्ट, formal sectors meet only about half of the total credit needs of the rural people। केवल 50% जो रूरल हाउस होल्ड है वो ही फॉर्मल लोन लेता है। तुमने देखा भी था कि बस 56% उनकी पूरी टोटल जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो बड़े फार्मर हो चाहे छोटे फार्मर हो, अगर किसी ग्रामीण परिवेश में 100 रुपए का लोन अगर पहुंचता है तो उसमें 50 रुपए का लोन फॉर्मल है और 56 रुपए का लोन जो है वो फॉर्मल है और 44 रुपए का लोन जो है वो इनफॉर्मल है। और इस 44 रुपए की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें? पुअर। और अगर हम इस 56 की बात करें तो उसमें क्या है? रिच फार्मर्स जो है। तो ये भी एक शो करता है। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अगर हम इनफॉर्मल लेंडर्स की बात करें तो उसमें से ज्यादातर लोन क्या है कि हाई इंटरेस्ट रेट कवर करते हैं, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट 60% तक का, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर्स। और जो उधार लेने वाले हैं उनकी इनकम बढ़ाने में बहुत ही कम सहायता करते हैं, बल्कि करते ही नहीं है। इनकम जनरली उनकी कम होती है और उनको जो लोन देना होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। Thus it is necessary that banks and cooperative society, इसलिए क्या जरूरी है
कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, उनको ग्रामीण इलाकों में अपनी जो ऋण अक्षमता है वो बढ़ानी चाहिए, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, ताकि जो औपचारिक इनफॉर्मल जो सेक्टर है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, उनके ऊपर जो जो क्रेडिट जो ऋण की जो डिपेंडेंसी है रूरल हाउस होल्ड्स की, पुअर पीपल की, वो कम हो सके, जिससे कंट्री डेवलपमेंट ज्यादा हो सके, लोग अपने आइडियाज दिमाग में ही दबा के ना रखें, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। सेकेंडली, while formal sectors need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans, और वो जो लोन है वो एक्सेसिबल टू एवरीबडी हो, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए उपलब्ध हो। एट प्रेजेंट जो वर्तमान की स्थिति क्या कहती है कि जो रिचर है, जो अमीर लोग हैं, वो ज्यादातर फॉर्मल लोन लेते हैं, औपचारिक लोन, इंस्टीट्यूशनल लोन, जबकि जो गरीब है वो ज्यादातर डिपेंड किस पे करते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज पे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, उसमें भी समता हो, इक्वालिटी इन फॉर्मल लोन्स वो भी देखी जाए कि हम गरीब सेक्शन को भी टारगेट करें, सो दैट पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन्स, जो सस्ते ऋण है उनसे गरीब लोग भी फायदेमंद हो सके। आगे चलते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे। ये एक तरीका है गरीबों तक बैंकिंग को पहुंचाने का, गरीबों तक चीप लोन्स को पहुंचाने का, फाइनेंसेस को पहुंचाने का। कैसे, देखते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। आज भी जो गरीब लोग हैं वो बहुत जो उनकी जो परसेंटेज है वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड करती है। क्यों है सर? क्योंकि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़े बैंक रूरल एरिया में पहुंच ही नहीं पाते, उनके लिए कन्वीनियंट ही नहीं है कि अपनी शाखा वो अलग अलग रूरल एरियाज में पहुंचा पाए। इवन व्हेन दे प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट भी है, गेटिंग लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच डिफिकल्ट। अब लोन अगर बैंक से लेने लगे तो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, कोलेटरल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं है भी उपलब्ध, पहली बात तो बैंक है नहीं गांव में ज्यादा, और अगर गांव में है भी तो लोन लेना वहां से मुश्किल है बजाय इनफॉर्मल लोन लेने के। एज वी सो मेघा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिएगी और कुछ सिक्योरिटी भी चाहिएगी। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन। अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऋण आधार नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, विच प्रिवेंट्स पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंकिंग लोन्स। इनफॉर्मल लेंडर जो है उनको ये सब चाहिए नहीं, मनी लेंडर्स हैं या बोरोवर्स हैं पर्सनली, हेंस दे आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। वो बिना किसी कोलेटरल के भी लोन दे देते हैं, क्योंकि फिर वो अपने बाहुबल से उस लोन को रीपेमेंट करा लेते हैं, चाहे वो जमीन बिके उस गरीब की, चाहे उसका घर बिके। तो उस तरीके से द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। तो उसके पास ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, बैंक से अगर हमने लोन ले लिया, हम उसको चुका नहीं पाए, तो हम फ्रेश लोन भी ले सकते हैं, बट मनी लेंडर ये भी कर देता है। चाहे किसान कितना ही डेट ट्रैप पे फंसे, चाहे उसने अर्लियर लोन ले भी रखा, तब भी वो फ्रेश लोन दे देता है। मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। कीपिंग नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं, और हैरेस करता है किसको? जो गरीब बोरोवर्स हैं, जो गरीब लेनदार हैं, उनको वो बहुत ज्यादा शोषित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स। कुछ सालों में लोगों ने एक नया तरीका निकाला है लोन प्रोवाइड करने का। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर। जो गरीब ग्रामीण परिवेश में जो गरीब लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का, संगठित करने का एक तरीका। इन पर्टिकुलर वुमेन, महिलाओं में जनरल ये चलता है क्या कि स्मॉल, जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता संगठन कह सकते हैं हम आप इसको, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अपनी सहायता स्वयं करे, उसका एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे कर सकते हैं? पूल, एक पूल बनाएंगे किसके लिए? उनकी सेविंग के लिए, और उससे क्या करते हैं? लोन रेज कर सकते हैं। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली कितने होते हैं? 15 से 20 मेंबर उसमें होते हैं। यूजुअली बिलोंग टू वन नेबरहुड, एक पड़ोस से। ये एक इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? आपके एग्जाम्स के लिए। किस तरीके से सेल्फ हेल्प वर्क करता है, क्यों सेल्फ हेल्प की जरूरत पड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, और किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप मनी को रेंज करता है, अरेंज करता है, उसके लिए लोन अरेंजमेंट करता है, किस तरीके से करता है, देखते हैं। Who meets and save regularly। 15 से 20 पड़ोसी जो महिलाएं हैं वो एक साथ संगठित होकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की फॉर्मेशन करती हैं,
अपनी जो सेविंग्स है, जैसे कि 25 रुपए से 100 रुपए तक या उससे ज्यादा भी, उसकी एबिलिटी, उसको सेव करने की एबिलिटी कितनी भी हो सकती है, तो वो उतने को सेव करते हैं। क्या करते हैं उस सेविंग्स का, वो भी देखेंगे। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अपने ग्रुप से वो ले सकते हैं स्मॉल लोन्स कम ब्याज में। समझो 20 लोग हैं, 20 लोगों की सेविंग्स 100 रुपए है हर महीने, तो टोटल कितने हो, 2000 रुपए। और किसी गरीब महिला को 2000 रुपए की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, वो 2000 रुपए का लोन ले लेगी, ब्याज मतलब उसका पैसे ले लेगी, और क्या करेगी, उसको फिर रीपेमेंट उस ग्रुप को करती रहेगी। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, जरूरतों को पूरी करने के लिए। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट स्टिल इट लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्ज। मनी लेंडर ने जो चार्ज किया था, जो महाजन ने जो चार्ज किया था, उससे बहुत कम ब्याज रहता है उसका। आफ्टर ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। और 1 या 2 साल में अगर वो ग्रुप लगातार सेविंग करता रहे तो एलिजिबल हो जाता है किस चीज के लिए, उस ग्रुप के माध्यम से ही बैंक से लोन लेने के लिए। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप। जो लोन है वो उसी ग्रुप के नाम से सैंक्शन हो जाता है। एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो स्वयं रोजगार के अवसर है उस ग्रुप के सदस्यों के लिए, वो क्रिएट करने में वो हेल्पफुल होता है। फॉर इंस्टांस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल। जो कोलेटरल के तौर पे जो लैंड रखी गई थी उसको भी छुड़ाने के लिए काम आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए, सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बैम्बू या कपड़ा खरीदने के लिए, कुछ भी उनकी नीड जो है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोन काम आता है। अगर महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसमें ज्यादातर, क्योंकि महिलाओं का ही हेल्प ग्रुप है, स्वयं सेवक समूह जिसको बोलते हैं हम, वो है, तो किसी चीज के लिए हाउसिंग मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट है, सीविंग मशीन के लिए, कपड़ा सिलने की मशीन जो होती है, हैंडलूम्स हथकरघा के लिए, मवेशियों के लिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप। ग्रुप के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है एक कंसेंस के साथ कि सेविंग्स कितनी होगी और लोन एक्टिविटीज क्या क्या होगी, वो ग्रुप के द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड्स द लोन। लोन के रिगार्डिंग ग्रुप डिसाइड करता है क्या, टू बी ग्रांटेड, उसका पर्पज क्या है लोन का, वो डिसाइड करेगा ग्रुप। कितना अमाउंट होगा वो डिसाइड करेगा ग्रुप। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है उस लोन पे वो डिसाइड करेगा। रीपेमेंट कब तक करनी है वो भी डिसाइड करेगा अगर ग्रुप के किसी मेंबर को लोन देना है। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट। और ग्रुप ही रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट, अगर रीपेमेंट उसकी लोन की नहीं हो पाई किसी एक मेंबर से, इज फॉलोड बाई सीरियसली बाई अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, वो भी एक सीरियसली तरीके से लिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स, क्योंकि एक ग्रुप है, ग्रुप ही लाइबल है पूरा पूरा लोन चुकाने के लिए, तो बैंक भी इसलिए बिना कोलेटरल के इजीली उस लोन को दे देता है। विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमन ऑर्गेनाइज है तो बैंक भी उनको लोन इजीली दे देता है, क्योंकि बैंक के पास एक सिक्योरिटी क्या है कि मेंबर्स बहुत ज्यादा है, 20 मेंबर हैं, 25 मेंबर हैं। अगर एक मेंबर फेल हो जाता है लोन को रीपेमेंट करने के लिए, तो 24 बाकी बचे हुए हैं तो वो तो दे ही देंगे। तो इसलिए बैंक को किसी कोलेटरल की भी, किसी सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी प्रमोट कर रही है। और इवन हमारा टारगेट है कि हम 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नए बनाए, कब तक, 2025 तक, ये हमारा टारगेट है। सबसे ज्यादा अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो वो साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में भी जनरली कहां पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो इलाका है हमारा, सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें मिलते हैं। महिलाओं के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फार्मर्स के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती बैंक से, संगठित तौर पे है, अपनी सेविंग्स का यूज करके आप अंदर ही अंदर किसी मेंबर को अपने आप से भी लोन दे सकते हैं। 1-2 साल बाद जब आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा हो जाए, सेविंग्स बड़ी हो जाए, तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो ये सब काम उसमें हो सकते हैं। स्वयं रोजगार के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, वो तलाश सकते हैं। उसके अलावा कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट की है उसको आप बेनिफिट हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और अनेकों स्कीम गवर्नमेंट की सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए चलती हैं, चाहे वो MSME से रिलेटेड हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स या मिल्क डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हो। इवन अमूल के बारे में अगर आपने सुना ही होगा, क्योंकि अमूल सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी इंडिया की डेयरी के फील्ड में। तो अमूल में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
जो गुजरात में जो महिलाएं हैं उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं। और एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर आपने बात सुनी हो, एक लिज्जत पापड़ करके आपने सुना होगा। लिज्जत पापड़ जो है टोटल का टोटल महिला ओन करती है और वो भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। लिज्जत पापड़ आप सबने खाया होगा मजे में। तो लिज्जत पापड़ का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है और पूरा का पूरा महिलाएं ओन करती हैं उसको और पूरा प्रॉफिट महिलाओं में ही शेयर उसका होता है और उसी के तरह वो लोन वगैरह ये सब अरेंजमेंट्स वही सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसके हो जाते हैं। दस सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, वो क्या एक प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल नहीं है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, अलग अलग पर्पज के लिए टाइमली समय से आपको लोन मिल जाएगा एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट भी आपका रीजनेबल रहेगा, चीप रहेगा, एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। मोरोवर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसके बीच में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको संगठित करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, केवल ये महिलाओं को ही फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता, उनको सेल्फ रिलायंट करने में, उनको एक आत्मनिर्भर बनाने में। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, एक तो फाइनेंशियल तो मदद करता ही है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज, जो सामाजिक मुद्दे अलग अलग उन पे भी डिस्कस करने के लिए, जैसे क्या हेल्थ स्वास्थ्य हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, घरेलू हिंसा। महिलाओं का ग्रुप है, महिलाओं की सोच है, महिलाओं की समस्या पर विचार भी उसमें होते हैं, महिलाओं की समस्या का निदान कैसे हो वो सब डिस्कशन उसमें होता है। और सब मिलके एक कंसेंसस के साथ, एक सहमति के साथ फैसले भी लेते हैं। केवल लोन ही नहीं, केवल आत्मनिर्भरता ही नहीं, अलग अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर भी यहाँ पे चर्चा होती है। और जिसके मैं बात बता रहा था आपको लिज्जत पापड़ के बारे में, ये वैसा ही सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप था शुरुआत में, और आज इस ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो चुका है कि महिलाओं की चाहे सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, फाइनेंस के अलावा इकोनॉमिकल अगर कोई अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या कुछ घर में आती है, वो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई, वो सभी समस्याएं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इजीली टैकल कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है लोन प्रोवाइड करने का, अगर किसी के पास कोलेटरल नहीं है तो। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये भी एक एग्जांपल है किस तरीके से। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग पुअर, गरीबों तक पहुंचने के लिए जब लोन पहुंचा टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स, पुअर पीपल की जो क्रेडिट नीड्स है एक रीजनेबल रेट में। कब स्टार्टेड कब हुआ था, 1970s में, एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तहत। ग्रामीण बैंक इन 2018 हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स, लुक एट द फिगर, 90 लाख सदस्य इस ग्रामीण बैंक के हैं, जो 1970s में शुरू हुआ था। 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश, 81,500 गांव में बांग्लादेश के ये फैला हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन, ज्यादातर जो बोरोवर्स हैं, जो लोन लेने वाले हैं, वो कौन है, वुमेन। बिलोंग्स टू पुअरेस्ट सेक्शन, जो समाज का जो गरीब तबका है उससे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं ज्यादातर, वो इसके पार्ट है। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. इससे हमें क्या पता चलता है, जनरली एक कॉन्सेप्शन क्या है, एक कोनोटेशन क्या है कि गरीब लोग लोन नहीं चुका सकते। ये बैंक जो एक हमारा एक प्रोजेक्ट था, बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का, कि इससे पता चलता है कि गरीब जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो औरतें हैं, वो ना केवल एक रिलायबल बोरोवर हैं जिनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है कि लोन पेमेंट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो ये भी दर्शाते हैं कि वो किसी भी छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अच्छे से चला सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं, उसको इनकम जनरेट कर सकते हैं। और लुक एट द फिगर कि 1970s में शुरू हुआ था और 2018 का डाटा है कि मोर देन 90 लाख लोगों से ज्यादा लोग इसके सदस्य हैं। 81,600 गांव में पहुंच चुका है इसकी रिच। If credit can be made available to poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, अगर गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाए ऐसी शर्तों पे, ऐसी कंडीशंस पे जो कि सही हो, एप्रोप्रिएट हो, रीजनेबल हो, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create biggest development wonder. कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक है, 2006 में नोबेल प्राइज फॉर पीस इनको मिला।
और ये सबसे बड़ा डोनर भी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, एशिया के सबसे बड़ा डोनर कहा जाता है इनको। आजकल इनकी जगह अजीम प्रेमजी ले चुके हैं कुछ दिनों से, बट उससे पहले मोहम्मद यूनुस सबसे बड़े डोनर हुआ करते थे। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप गरीब लोगों को सही तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, ऋण प्रोवाइड करेंगे, तो वे ना केवल अपनी डेवलपमेंट, ना केवल अपनी इनकम की डेवलपमेंट, बल्कि हमारे समाज को, हमारे देश को भी डेवलप करेंगे। और वो बहुत रिलायबल हमारे बोरोवर्स हैं। वो आपका रीपेमेंट, अगर आप उनकी उम्मीदों को एक पंख देंगे, लोन देकर, क्रेडिट देकर, ऋण देकर, तो उससे उनकी उम्मीदों को तो पंख मिलेंगे ही, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को, या फिर आर्थिक जो परिदृश्य है हमारा समाज का, उसको भी एक पंख मिलेंगे। ये कहने वाले हैं मोहम्मद यूनुस, जिनको जो फाउंडर है ग्रामीण बैंक के, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थोड़ी समरी अगर इसकी हम पढ़ेंगे तो उससे देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने देखा कि आधुनिक मुद्रा की जो फॉर्म्स है वो क्या क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा करेंसी, करेंसी में भी दो तरह की, नोट और कॉइन। हाउ दे लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे डिपॉजिट और लोन, दो तरीके के फंक्शंस है। ऑन वन साइड डिपॉजिटर्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स, जो जमा करता है वो अपने पैसे रखता है। एंड ऑन द अदर साइड बोरोवर्स हु टेक लोन्स, जो जिसको पैसे चाहिए, बोरोवर है, उसको ऋण लेना होता है, वो ऋण मिल जाता है उसको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन्स एंड और क्रेडिट, जो आर्थिक जो गतिविधि है उनको चलाने के लिए ऋण की जरूरत पड़ती ही है। क्रेडिट एज वी शो कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक तरफ उसका एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एज वी क्रेडिट एज वी शो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इन सर्टेन सिचुएशन, किसी किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो खराब भी दिखाता है। जैसे कि हमने उस लेडीज का देखा था कि उनकी जमीन भी बिक गई थी उस डेट ट्रैप होने की वजह से। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वो भी देखे हमने, मनी लैंडर से, एग्रीकल्चर ट्रेडर से, उसके बाद हमने बैंक से देखा, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग है उनसे देखा, फिर हमने ग्रामीण बैंक के थ्रू देखा किस तरीके से लोन प्रोवाइड होता है। देयर कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स, दो ही तरह के सोर्सेज है। अगर सोर्स इंस्टीट्यूशनलाइज है तो फॉर्मल है, अगर सोर्स नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज है तो इनफॉर्मल है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उसकी शर्तें देखी, ऋण की शर्तें क्या थी। सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंडर्स, अलग अलग जो औपचारिक और अनौपचारिक जो लैंडर है, कर्जदाता, ऋण देने वाले हैं, उनके हमने अलग अलग ऋण की शर्तें देखी। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन उसमें क्या है कि रिचर हाउस होल्ड जो है वो क्रेडिट फॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लेते हैं, जबकि पुअर जो है वो ज्यादा डिपेंड है इनफॉर्मल सोर्सेज से। इट इज एसेंशियल दैट टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज सो दैट डिपेंडेंस ऑफ मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। अब हमें क्या करना चाहिए कि फॉर्मल जो लोन है, फॉर्मल जो ऋण है, उसकी जो पहुंच है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो एक्सपेंसिव लोन, जो इनफॉर्मल एक्सपेंसिव लोन है, उसको हम रोक सके। ऑल्सो द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर ऑफ द फॉर्मल लोन्स, और जो गरीबों को है वो ज्यादा लोन मिल पाए कोऑपरेटिव सोसाइटी से या बैंक से। बोथ दीज स्टेप्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, दोनों ही ये स्टेप जो है विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा PSL, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये चलाई किसने थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1966 में ये चलाई गई थी कि केवल जो लोन जो हमारा है, लैंडिंग जो है, वो गरीब लोगों तक, वो अमीरों को ना मिले, गरीबों को भी मिले, कुछ ऐसे सेक्शंस को भी मिले जिनको इसकी जरूरत है, भले ही वो प्रॉफिट ज्यादा ना देते हो। जैसे कि हमारे फार्मर हुए, लैंडलेस लेबरर हुए, KCC के माध्यम से हम देते हैं। जो वो शुरुआत की गई थी 1966 में, उसके बाद फिर 1972 से RBI ने इसको रेगुलराइज कर दिया था कि ऐसा होना ही चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अलग अलग टारगेट होते हैं, जैसे कि गरीबों को घर चाहिए तो हाउसिंग में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, स्टूडेंट्स को एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन लोन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और ये हर बैंक को देना ही होता है। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये प्रॉफिट अर्न की वजह से नहीं, बल्कि देश की जरूरत को देखते हुए किया जाता है। आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उसमें आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर से क्या समझते हैं कि मनी एंड क्रेडिट, जो हमने मुद्रा और साख का जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें हम क्या क्या सीखे कि मनी किस तरीके से काम करती है, लोन किस तरीके से दिए जाते हैं, मनी के फंक्शंस क्या हैं, बैंकिंग किस तरीके से काम करती है, डिपॉजिटर्स किस तरीके से लिंक होते हैं बोरोवर्स के साथ, लेंडर्स, बैंक कैसे मीडिएट करती है,
अलग अलग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस तरीके से हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे अलग अलग ग्रामीण फैमिलीज के, रूरल अर्बन फैमिलीज के भी देखे हमने, हाउस होल्ड्स के एग्जाम्पल। तो क्या क्या उनकी समस्याएं किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एम एक ही है कि देश का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो। उस डेवलपमेंट में जो जो बाधाएं हैं उनको हटाएंगे और जो जरूरी है उस इनिशिएटिव को लेंगे। तो यही आज की थीम है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से इसको समझे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको उस कमेंट को, उस आपके जो डाउट है उसको पूरा करने की कोशिश 24 घंटे के अंदर में जरूर करेंगे। और साथ ही साथ हमारा वादा है कि अगर आपके डाउट ज़्यादा है तो हम अलग से एक डाउट सेशन भी लेंगे। इस 10th क्लास की इकोनॉमी को खत्म करने के बाद हम इसकी एक समरी वीडियो बनाएंगे पूरी क्लास की, जिस तरीके से हमने 9th में बनाई है इसी तरीके से। तो अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जो 4th चैप्टर है हमारा वहां से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।